करना जल निकास से इरिगेशन के अंदर ही है, लेकिन अपन कह सकते हैं कि थोड़ा सा अलग टॉपिक भी मिलता है अपन को। इरिगेशन के अंदर ही आता है जल निकास। जल निकास क्या चीज है कि जब अपन आवश्यकता से अधिक खेत के अंदर सिंचाई कर देते हैं या फिर ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है जब वर्षा बहुत ज्यादा होती है, और वर्षा जब बहुत ज्यादा हो और खेत जो हो बैलेंस नहीं हो, लेवल नहीं हो, तो उसकी वजह से खेत के अंदर क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। तो आपने देखा होगा जल निकास ज्यादातर आर्टिफिशियल यानी कि मृदा उर्वरता वाले में भी कृत्रिम के अंदर आ रहा था, क्योंकि उसमें रीजन अपन ही है। अपने खेत में पानी जब भरेगा जब खेत को समतल अपन ने नहीं किया है ना। और दूसरा ये कि जब सिंचाई जो है वो आवश्यकता से अधिक हो जाए। तो जल निकास क्या चीज है कि हम निश्चित क्षेत्र में से आवश्यकता से अधिक अतिरिक्त जल को खेत से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं, जल निकास। जल निकास क्यों आवश्यक है, सबसे पहले अपन उससे बात करेंगे। फिर जल निकास के अंदर कृत्रिम रूप से कुछ नालियां बनाई जाती हैं जो फोटो से समझ में आएंगी, तो अभी मैं आपको दिखा दूंगा, है ना। ये दो प्रकार से अगर अपन बात करें, सतही और अधोसतही जल निकास होता है। और उससे पहले आप बात करेंगे जल निकास क्यों आवश्यक है। सबसे पहले जल निकास क्या है, अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालना। वो सिंपल सा पॉइंट। एक आता है जल निकास को अपन कहते हैं जैसे कि ड्रेनेज। एक टर्म सुनने को मिलती है, ड्रेनेज कॉफिशिएंट क्या होता है। तो एक हेक्टेयर में से हम एक निश्चित समय में कितना जल जो है खेत से बाहर निकाल रहे हो, ड्रेनेज कॉफिशिएंट होता है। उतना डीप आपके नहीं पूछा जा सकता। उसकी वैल्यू 1.154 एल होती है। क्वेश्चन अपन ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो जल निकास आवश्यक क्यों है, आवश्यक क्यों, उसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। पानी भर गया यानी कि खेत के अंदर क्या भर गया, पानी। अब आपके हिसाब से बताओ आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। क्या हो जाएगा, मृदा अम्लीय हो जाएगी। चलो ये बात अच्छी है कि अगर जल लंबे समय तक भरा रहेगा तो मृदा अम्लीय हो जाएगी। तो वहां उन पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी जो पोषक तत्व क्षारीय या सामान्य पीएच में मिल रहे हैं। वहां उन पोषक तत्वों की विषाक्तता बढ़ जाएगी जो पोषक तत्व कौन से पीएच में मिल रहे हैं। ये याद आ रहा है थोड़ा न्यूट्रिएंट से। तो चलो पोषक तत्व वाला क्लियर हो गया। और बताओ, फसल सड़ सकती है, क्यों सड़ती है फसल, ऑक्सीजन नहीं मिलता। क्या नहीं मिलती, ऑक्सीजन। तो फसल की जो जड़ें हैं वो सड़ने लगती हैं। और हानिकारक जो बच्चा बता रहा है कि गैसों का निर्माण भी हो जाता है, चाहे वो H2S की बात करें, CO2 की बात करें, मेथेन की बात करें, ये सभी हानिकारक गैसें क्या हो जाती हैं, मृदा के अंदर बन जाती हैं। और वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वायु संचार कम हो जाता है। जब वायु संचार बिल्कुल नहीं है क्योंकि सभी अंतराकाशों में जल भरा है, तो उस स्थिति के अंदर डिनाइट्रीकरण या अपन बात करते हैं लीचिंग, इससे पोषक तत्व की हानि भी हो सकती है। ये सारे और पॉइंट। और क्या हो सकता है कि फिर वहां पर सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता होगी क्या, जहां बिल्कुल भी मात्रा में वायु संचार नहीं है, नहीं होगी ना। और बताओ और क्या हो सकता है। खेत में घूमना, खेत है कि पार्क है, हैं? बताओ और बोलो। लंबे समय तक अगर जल भरा रहता है और फिर अगर जल का वाष्पीकरण होता है तो मृदा के ऊपर क्या बन जाती है, पपड़ी बन जाती है, कठोर परत का निर्माण हो जाता है। ये भी अपने आप में एक समस्या है। तो ये तो बात रही जल निकास की, जल निकास से क्या समस्या है। अब जल निकास से क्या समाधान होगा, तो जो भी सारी चीजें रुक रही थी अभी उन सभी का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। तो अब जल निकास भी अलग अलग प्रकार से होता है, जिसमें हम बात करते हैं मुख्य रूप से आपके दो। एक आता है आपका प्राकृतिक, एक होता है आपका कृत्रिम। कृत्रिम के अंदर भी दो आते हैं, एक सरफेस यानी कि सतही, एक आता है सब सरफेस यानी कि अधोसतही। अधोसतही सिंचाई के बारे में क्या डिस्कस किया था कल, कहाँ की जाती है। बाकी प्रमुख रूप से भारत में फेमस नहीं है, केरल कर्नाटक में सुपारी और नारियल जैसे फसलों के लिए की जाती है। यहाँ भी सरफेस और सब सरफेस है। ये टेक्नोलॉजी वहां अडोप्ट की जाती है, सब सरफेस वाली, जहां ज्यादातर हर एक चीज टेक्नोलॉजी ड्राइवन हो, जाने के सबके सब कहीं ना कहीं डेवलप कंट्रीज हैं, उनके अंदर बेसिकली वहां ज्यादा यूज होती है। अपन ज्यादा ये अपन यूज में नहीं ले सकते, पर सब सरफेस के अंदर भी हम एक दो मेथड है जिसको अपन जनरली यूज में ले लेते हैं। ज्यादातर अपन कौन सा लेते हैं, सरफेस। सरफेस में भी अपन क्या करते हैं, कोई नाली बना देते हैं, कोई कुछ पत्थर वत्थर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये प्रकार की अलग अलग प्रक्रिया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये तो बात है कृत्रिम की। प्राकृतिक में ऐसा जल निकास किस चीज से होगा,
अपने आप गड्ढा बनेगा। अपने आप गड्ढा बनेगा, अपने आप बन गया था ये प्राकृतिक। गड्ढे को बंद कर, ठीक है। प्राकृतिक से और क्या समझते हो बताओ? अपने आप सूख गया, ये भी प्राकृतिक। धूप से ये भी प्राकृतिक के अंदर आ रहा है। तू कुछ बोल दे, तू ऐसा कुछ बोलेगा सुनने लायक नहीं रहेगा इन सबके। गड्ढे बनाना वाला यही है क्या? प्राकृतिक यानी कि कुछ ऐसे वृक्ष या पेड़ पौधे जो होते हैं, अगर जो जिस स्थान पर होते हैं तो आसपास की पूरी नमी को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषण कर लेते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट यूकेलिप्टस सफेदा, सफेदा के लगाते हैं ना तुम, तो आसपास की पूरी नमी को कर लेते हैं। आजकल बहुत सारी जगह ऐसा देखा जा रहा है कि उधर भी है अपनी तरफ भी सफेदा के पेड़ लगा रहे हैं, वो मेड़ पे बाद में काट के बेच लेते हैं उनसे, ऐसा। पर वो नुकसानदेही है। जिस जगह पे आपकी फसल वगैरह है तो उस स्थान पर अपन को यूज नहीं लगाना चाहिए, नमी का अवशोषण ज्यादा होता है। लेकिन नमी का अवशोषण भी वो सतह मृदा से नहीं करते, वो अदर सतही मृदा से ज्यादा करते हैं। वृक्ष की जड़ें ज्यादा लंबी फैली रहती है तो नीचे से ज्यादा अवशोषण कर लेते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक जल निकास के रूप में किसका उपयोग होता है? वृक्ष का, जिसमें भी जैसे कौन प्रमुख रूप से यूकेलिप्टस, जिसका नाम क्या होता है? सफेदा। समझ में आ गया? अब इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद फिर अपन बात करेंगे 2-4 पॉइंट की सिंचाई जल की गुणवत्ता की। ये सिंचाई जल की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए जो कि किसान खेत के अंदर उपयोग कर सके या नहीं कर सके। जैसे कि अपने पीने में अपन बात करते हैं ना कि 100 TDS से कम हो, 20 TDS से कम हो तो ये अपन पीने लायक है वो जल, बाकी पीने लायक नहीं है। टोटल डिजॉल्व सॉल्ट कितना है। ऐसे ही फसल के लिए कितना लवणीय जल जो है वो कहीं ना कहीं बढ़िया है या उससे मात्रा ज्यादा होगी तो वो उपयोग करने लायक नहीं है। ये सिंचाई जल की गुणवत्ता के बारे में डिस्कस करेंगे। लिखो जल निकास के अंतर्गत, लिखो खेत में से आवश्यकता से अधिक खेत में से आवश्यकता से अधिक या अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालने की क्रिया जल निकास कहलाती है। क्या कहलाती है? जल निकास। बहुत सारी जगह जो है आपको जल निकास के अंतर्गत मिलता है कृत्रिम रूप से बाहर निकालना, तो बिल्कुल सही बात है। जल जो बाहर निकाला जाता है वो कृत्रिम रूप से ही निकाला जाता है। प्राकृतिक रूप से ये आपने सफेदा हर जगह लगा हुआ थोड़ी देखा होगा, तो इस डेफिनेशन में कहीं अगर लिखा मिल जाए कृत्रिम रूप से तो वो भी सही है, गलत नहीं हुआ है ना। कायदा अनुसार कृत्रिम होना चाहिए। देखो अलग अलग जो नालियां में उनके इस बात कर रहा था, ये जल निकास की कुछ नालियां है, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन बनने लायक इनसे होगा तो बिल्कुल एक दो लाइन लिखेंगे, ठीक है। ये सतह के ऊपर या भूमि के अंदर ऐसी नालियां बनाई जाती है ढलान के अनुसार। किसके अनुसार? ढलान के अनुसार, ठीक है। तो अभी जो आपसे डिस्कस किया था वो ये था जैसे कि क्या है जल निकास और जल निकास के कारण क्या है। सबसे पहले जल निकास क्यों होता है या जलाक्रांति जो है वो क्यों आती है? क्योंकि उचित जल निकास नहीं होता। तो वो किस वजह से हो सकता है? मृदा सतह में कठोर परत का निर्माण हो जाए। बिल्कुल सही बात है। अगर मृदा सतह में कठोर परत का निर्माण हो गया, एक निश्चित भूमि निश्चित सतह तक अगर आप बार बार जुताई करते हो तो उस जगह पे भी कठोर परत का निर्माण हो जाता है, जिससे जल इन्फिल्ट्रेट नहीं होता है, नीचे नहीं जाता है। नीचे नहीं जाता तो सतह पे भरा रह जाता है। अधिक वर्षा, सड़क रेगमार्ग द्वारा अगर कोई मार्ग जो अवरुद्ध हो जाता है, बारिश की वजह से रुक जाता है, नहरों के रिसाव से मृदा जल का स्तर ऊपर हो जाता है, ये सारे कारण रहते हैं। तो वो सिंपल सी चीज है। पॉइंट ये रहता है अपना कि जल निकास का उद्देश्य क्या रहता है? अपना उपज बढ़ानी है, भौतिक दशा को सुधारना है, वायु संचार को बढ़ाना है, तापक्रम को बनाए रखना है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बनाए रखनी है, कृषि क्रियाओं को किस पे करना है? समय पे करना है। ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, है ना। अब क्या आवश्यकता है? तो ये आवश्यकता आपको यार जल निकास के लाभ क्या हो सकते हैं, तो ये लाभ है जो आपको बताएगा। सिंपल से क्या, पानी भर जाए तो क्या निकालना है तो अपन उससे क्या फायदा मिलेगा? फायदा ये मिलेगा कि
आपकी मृदा का ताप जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ताप अधिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, थोड़ा आवश्यकता के अनुसार तो होना चाहिए, नहीं तो डिसइंटीग्रेशन जो अपघटन है वो होगा ही नहीं। अपघटन के लिए थोड़ा ताप तो आवश्यक होता ही है। ठीक है, भौतिक जैविक दशा सुधरेगी, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ेगी, वायु संचार बढ़ेगा तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ेगी। ये सभी जो आपको बताया वो लाभ होते हैं। ठीक है, हानियां क्या होती हैं, जिसमें हानियों में ये पॉइंट आते हैं आपके वायु संचार में बाधा, जो भी आपको बताए, लवण जो है वो एक जगह पे एकत्रित भी हो सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। कृषि क्रियाएं, अब बारिश आ गई, किसी को ब्रीडिंग करनी हो जा ही नहीं सकता किसके अंदर, है ना। रोगों का प्रकोप बढ़ना, क्योंकि रोग हमेशा, रोगों का प्रकोप तभी होता है जिस स्थान पर नमी ज्यादा होती है, कीट व रोगों का। जल अवशोषण की दर में कमी आती है, भूमि का उपजाऊपन कम हो जाता है। कॉपर व जिंक की क्या हो जाती है, ये अपने में ही है क्या, कॉपर जिंक की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कॉपर जिंक कहीं ना कहीं अपन बोलते हैं सामान्य से क्षारीय के वहां पर मिलता है, जिंक पूरा नहीं मिलता, जिंक थोड़ा सा एसिडिक का होता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है सॉइल, तो आयरन व मैग्नीज की क्या बढ़ जाती है, विषाक्तता, क्योंकि ये पोषक तत्व कहां पाए जाते हैं, अम्लीय पीएच में। मृदा में वायु संचार घट जाता है, सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता कम हो जाती है, तो मृदा में किसका निर्माण हो जाता है, H2S, CH4 और CO2, और फास्फोरस की उपलब्धता, और एक टाइम पे टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि PO4 माइनस, याद है क्या, कितना याद आ गया, तो वो उपलब्धता भी बढ़ सकती है। और एक जो है एसिडिक पीएच में मिलती है फास्फोरस, कौन सी फॉर्म, HPO4-2, और एक H2PO4- जो सामान्य, और PO4-3 कहां पे, क्षारीय है। तो और विषाक्तता बढ़ जाएगी जितनी ज्यादा एसिडिक हो जाएगी वो। अब जल भराव के प्रति संवेदनशील कौन सी है और उसके प्रति प्रतिरोधी कौन सी है, ये क्वेश्चन आ जाता है। प्रतिरोधी क्या हो सकती है, पानी किसमें भरा रहता है भाई, धान व जूट में। इसको एक एक बार समझेंगे पूरे को। कृषि जल निकास क्या होता है, एग्रीकल्चर ड्रेनेज। किसी क्षेत्र में से 24 घंटे में से जल निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, इसकी इकाई क्या होती है, ठीक है, ये जल निकास की विधियां। अब ये जो विधियां आपको देखने को मिलेंगी, इसमें क्या होता है कि ये सब सरफेस मेथड के अंदर आती है। खेत के अंदर अपन इस तरीके से पाइप बिछा देते हैं, और वो जो पाइप है उनमें रहते हैं होल, क्या रहते हैं, कि अगर अतिरिक्त जल है तो उन पाइप के अंदर जाए और पाइप के थ्रू कहां पहुंच जाए, बाहर। तो ये जो नालियां हैं ये निर्भर करती हैं हमेशा कि आपकी भूमि का ढलान किस ओर है। देखो इसका एक एग्जांपल आपके सामने, कृत्रिम जल निकास, प्राकृतिक जल निकास। प्राकृतिक में क्या आ गया, सतह। अब कृत्रिम के अंदर भी एक सतह आता है और एक अधो सतह। सतह वाला जो अपन नाली वाली बना देते हैं कहीं कैसे भी, तो जैसे गड्ढा बना रहा था ना, ऐसे अपन नाली बना देते हैं, देख लेते हैं भाई जगह कहाँ है। अधो सतह में क्या आता है, टाइलों द्वारा नालियां बनाना। अभी इनकी फोटो दिखाता हूँ, छिद्रयुक्त पाइपों द्वारा रोबिन नालियां बनाना, मोल नालियां बनाना। ठीक है, अभी मोल नालियां कौन सी होती है, ये आपको भी फोटो दिख रहे थे ना, ये जैसे कि हेरिंग मोल। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है, कि वो नाली जिसमें दोनों ओर से जल एकत्रित होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हेरिंग मोल। खेत में इस तरीके से बना दिया, अब जल जो इस तरफ का हुआ वो भी इधर से आएगा, इधर से आ जाएगा, मेन सेंटर लाइन से खेत से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, एक होती है ग्रिडॉन, इसमें एक तरफ ही होती है, दोनों तरफ नहीं होती। ये नालियों के बारे में। अब डबल राउंड, यानी कि उसके अंदर आपके एक जल निकास यहां से भी हो रहा है इस तरीके से, है ना, एक इसके साथ साथ एक और होती है, तो उसको क्या बोल देते हैं, डबल बोल देते हैं। कोई डीप क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा आ सकता है जल निकास से संबंधित है, तो वहां आ जाएगा आपके जैसे कि हेरिंगबोन या ग्रेडॉन नाली। अब आपको अलग अलग ऑप्शन भी और मिल जाते हैं, तो आपने क्या देखा, नाली का नाम बस क्लिक कर दिया, अंदर कुछ नहीं आएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, है ना। हेडिंग हेडिंग ही याद रखनी है इसकी। फिर आएगा अपना टॉपिक कौन सा, सिंचाई जल की गुणवत्ता। तो पहले जल निकास को लिख लें, लिखो, मैं बोल रहा हूं उस हिसाब से लिखना, ज्यादा नहीं लिखना मैटर। लिखो, उचित समय पे जल निकास ना होने से उचित समय पे, मैं जो बोल रहा हूं वो लिखना है, बोर्ड पर नहीं लिखना कुछ भी ना। उचित समय पे जल निकास ना होने से मृदा में, उचित समय पर जल निकास ना होने से मृदा में जलाक्रांति जैसी स्थिति, उचित समय से जल निकास ना होने से मृदा में जलाक्रांति जैसी स्थिति बन जाती है,
जिससे जिससे फसल उत्पादन पर जिससे फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब ये अपन नहीं लिखने के जलाक्रांति कारण क्या होता है, कारण तो हमको सिंपल से पता चल रहा है, 2 पॉइंट याद रखने हैं बस, कोई याद नहीं रखना। या तो अतिरिक्त सिंचाई हो जाती है, या खेत में कैसे भी करके पानी रुक जाता है। रुकने के कारण कोई भी हो सकते हैं ना, हमको सीधा लिखना है जल निकास के उद्देश्य। थोड़ा सा कोशिश करना था जल्दी लिख पाओ। ये जल निकास के उद्देश्य है। गर्मी है यार इसमें, पंखे ये धीमे चलती है क्या? चल भी रही नहीं चल रही बताओ। लिखो। करें चेंज कर दे। अब जल निकास की आवश्यकता है, इसको ऐसा कुछ नहीं लिखना। उद्देश्य की आवश्यकता थी, क्या लाभ है इसको भी लिखना, सुन लो खाली, है ना। उद्देश्य अपन ने क्यों किया कि उपज बढ़ाना है, वायु संचार को बनाए रखना है। अब उन सारी चीजों से होता क्या, उपज कब बनेगी, जब आपकी मृदा की भौतिक, जैविक, रासायनिक तीनों दशा सही होगी। और ये तीनों दशाओं के अंतर्गत क्या आता है, इन तीनों दशाओं में आता है कि रासायनिक दशा में ये आता है कि आपकी मृदा का पीएच जो है वो मेंटेन होना चाहिए, मृदा की विद्युत चालकता मेंटेन रहनी चाहिए, मृदा के अंदर जो सोडियम विनिमयशीलता है वो मेंटेन होनी चाहिए। और ये कब मेंटेन होती है, तो मृदा की दशा सही होती है। अगर मृदा लवणीय है या क्षारीय है, क्षारीय तो पीएच बढ़ गया, अम्लीय है तो पीएच कम हो गया। अब उससे क्या लाभ होते हैं कि आपके जो लवण हैं वो अतिरिक्त हैं, तो वो उनका निक्षालन भी हो जाता है, भू परिष्करण में सुगमता रहती है, मृदा ताप में वृद्धि होती है, जैविक रासायनिक दशा में सुधार होता है। इनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, ये समझा रहा हूं खाली आपको, देख लो। अब ये है इंपॉर्टेंट, अतिरिक्त नमी से या उचित समय पर जल निकास नहीं करने से हानियां। लिखो हेडिंग, हेडिंग लिखो, उचित समय पर जल निकास नहीं करने से हानियां। ये मैटर है थोड़ा सा सब्जेक्टिव के वे में, है ना, अपन को इतना नहीं लिखना। जल निकास के नाम पर हम ऑब्जेक्टिव के रूप में अगर पढ़ाते हैं तो आधा पेज, जिसमें आधे पेज में खाली यही बताते हैं सतह अधोसतह खत्म। ये थोड़ा सा आप समझ लो क्या चीज है। अब क्या हानि होगी, इससे ही सब समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। वायु संचार रहेगा क्या, तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता होगी क्या, तो कोई भी कार्बनिक पदार्थ उच्च समय पे अपघटित होगा क्या, क्या क्रिया, जो कृषि क्रिया है वो समय पे हो पाएंगी, रोगों का प्रकोप बढ़ेगा या घटेगा। क्या सिंपल ही पॉइंट है यार, होशियार हो तुम तो वैसे ही बहुत ज्यादा। समय पर गड्ढे बनाने चाहिए। कितने भिटके बन जाते हैं रे।
अतिरिक्त नमी कहीं ना कहीं इसलिए हार्मफुल भी होती है, जैसे कि पानी आया ना, तो अगर काली मिट्टी जैसी मिट्टी है ना और वहां बारिश बहुत ज्यादा आ गई, तो सबसे ज्यादा कठोरता की समस्या काली मिट्टी में रहती है, पपड़ी बन जाती है, बीज अंकुरित नहीं हो पाता भाई, बीज ऊपर नहीं आता। पंचायती मत करो पीछे। करने चेंज। इन सब में बच्चों जो क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है वो आपके जेआरएफ एर्गोनॉमी का क्वेश्चन है, CH4 और H2S। नहीं लिखा था? एक सेकंड यार, इनको लिखना दो। लिखो जल्दी लिखो, पंचायत या कैंप ठोका करो। ये बुढ़ापे में बच्चे बनने में शर्म नहीं आ रही है? एक आध तो आगरा में कोई प्रोफेसर भी होगा। अब ये फास्फोरस की उपलब्धता कौन सी फॉर्म की बढ़ जाती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि तीन फॉर्म होती है ना फास्फोरस की, तो अम्लीय जो फॉर्म है उसकी उपलब्धता बढ़ जाती है। अब उसकी उपलब्धता बढ़ जाएगी तो पौधे को प्राप्त होगी क्या? पौधा कहां प्राप्त करता है, किस पीएच से बताओ? वेरी गुड, 6 से 6.5, एग्जैक्ट 6.5 है ना। कौन सी फॉर्म होती है यहाँ पे? H2PO4। गुड, होशियार हो यार। PhD MSc वाले बैठे होशियार तो होंगे ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, दोनों पॉइंट। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कंफ्यूज तो नहीं भाई क्या हो रहा है, आयरन मैंगनीज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आयरन मैंगनीज की उपलब्धता ज्यादा कहाँ होती है? अम्लीय पीएच पे। तो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है, तो इस अवेलेबिलिटी को अपन उपलब्धता नहीं कहते, इसको कहते हैं टॉक्सिसिटी, विषाक्तता। दो रोटी खाई तो भूख पूरी मिटेगी नहीं अच्छे से। लड़कियों की तो मिट सकती है, हमारी नहीं मिटती दो रोटी, दो रोटी। अब 4 या 5 खा ले तो ठीक है, अब कई की बार 10 खा जाते हैं तो फिर वो आजमूला लेते फिरते हैं दम तक। डन, ठीक है। अब ये वाला वर्ड लिख लो, संवेदनशील कौन सी है? नोट डाल के लिखना है इस चीज को, एक डाल के मत लिखना, है ना। नोट डाल के इस पॉइंट को लिखो सीधा।
ये सोनू चौधरी कोई कह रहा है सर 10 रोटी कोई खा नहीं सकता है, पीछे 20 वाले बैठे हैं, आके दिन भर सोते रहते हैं। 20 खाने के बाद भी एक चक्कर लगा के और खा जाते हैं 2-4। चलो चलो बातें नहीं। अब देखो, मक्का और तंबाकू और दलहनी फसलें, जैसे कि जनरली जो हार्दी बेल्ट के उसके बच्चे होंगे जिनको पता है, जैसे कि मेवाड़ में भी सोयाबीन प्रमुख रूप से उगाई जाती है। सबसे बड़ी समस्या दलहनी फसलों में खरीद में किसमें आती है? सोयाबीन। कि अगर सोयाबीन की बुआई कर रखी है और पानी बहुत ज्यादा बरस गया तो सीड सबसे पहले सोयाबीन का खराब होता है। सेम पॉइंट आता है मक्का के लिए। मक्का को समझना कि अगर मक्का जैसी फसल के लिए जलाक्रांता जैसी स्थिति पैदा हो गई तो आपकी मक्का जर्मिनेट नहीं होगी, लेकिन अगर एक बार मक्का अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाती है तो फिर भले ही पानी भर जाए वो मक्का खराब भी नहीं होगी। ये मक्का की प्रॉपर्टी है ना। और जिन जैसे कि अभी 3 प्लॉट के अंदर हमारे मेरे खेत में पानी भरा है तो 3 में कुछ नहीं, मक्का जीरो बिल्कुल। तो दोनों पानी भरा ही रहता है, बारिश आती है तो प्रॉपर लैंड जो है वहां से लेवल नहीं है। तो ये मक्का वाला और तंबाकू वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है अगर जनरली जिसने बीएससी की हो तो अगर फसल जो खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन या रबी के अंदर, तो वहां क्वेश्चन जनरली देखने को मिलता है। मेजर क्वेश्चन रहता है कि दलहनी फसल का उत्पादन या दलहनी फसलों की ओर भारत में जो किसान है वो क्यों नहीं जाते या उनका उत्पादन कम क्यों रहता है ना। तो उसमें काफी सारे पॉइंट आते हैं, जागरूकता ये वो। तो उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट ये भी रहता है कि दलहनी फसल जो है वो ज्यादा संवेदनशील होती है अतिरिक्त बारिश और इसके। तो इसकी वजह से किसान डरता है कि आप सोयाबीन लगाएंगे तो फेल हो जाएगी, इससे अच्छा कोई दूसरी लगा लो। और प्रतिरोधी में कौन से आते हैं? धान और जूट, क्योंकि उनको तो पानी चाहिए। जूट के अंदर कौन सी क्रिया की जाती है जल के अंदर? कौन सी? बंडिंग, वेटिंग, स्ट्रिपिंग होती है। सनई में भी की जाती है क्या रेटिंग? जूट सनई दोनों में फेफर है। जूट में कितने टेम्परेचर पर और सनई में? गुड, पढ़ लो रे। चले आगे। कृषि जल निकास को ये एग्रीकल्चर ड्रेनेज इंग्लिश में, इसके अलावा अगर ये नहीं लिखा आएगा तो ये लिखा आ सकता है। ये दोनों एक ही चीज है ना, लिख लो इसको, ड्रेनेज कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट है ना। अगर ये नहीं मिलेगा ऑप्शन में तो ये मिल सकता है ड्रेनेज कोएफिशिएंट। ये एक ही चीज है ये। ठीक है, ड्रेनेज कोएफिशिएंट क्या होता है? वैल्यू कोई पूछे तो 1.157 लीटर पर, यानी कि 24 घंटे में से एक हेक्टेयर जमीन में से कितना पानी बाहर निकाला, ऑन एवरेज इतना होता है। तो उसकी रेंज दे दी अपने को। इस चीज को क्या कहते हैं? या तो एग्रीकल्चर वाटर ड्रेनेज कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? डन। अब चलते हैं आगे, अपन ये बात करते हैं। सबसे पहले लिखो जल निकास, इस तरीके से हेडिंग डाल लो एक पेज पर। कोटा में भी चालू हो गई वो कोचिंग है ना।
कोटा का कौन है यहाँ पे? कोटा में कहाँ खुली है ऐसा? इसको बोले तो भाई, कोटा में कहाँ खोली है? गुड क्वेश्चन। एड्रेस तो क्या है देखो। एक सेकंड बताता हूँ ना। ये है भाई कोटा ब्रांच, गठोड़गढ़ सर्कल, मेन सर्कल है, वीर सावरकर नगर। गठोड़गढ़ सर्कल तो वीर सावरकर नगर, गठोड़गढ़ सर्कल। ठीक है, अब बात करते हैं सतह की। सतह के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं देखो। प्राकृतिक तो एक पॉइंट सिंपल सा लिख लेंगे, सफेद वाला, सतह वाला समझ लो। सफेद सतह में क्या करते हैं, मान लीजिए खेत है ना, तो इसमें या तो पैरेलल अपन डिच बनाए, डिच होती है छोटी छोटी नालियां। क्या करते हैं अपन, लकड़ी या कुछ फावड़ा टाइप कुछ लेते हैं और जहां से भी अपन को ऊंचा दिखता है तो ऐसे लाइन डाल देते हैं, जैसे इससे पानी बाहर निकल जाए। कभी थोड़ा सा इधर डाल देते हैं, तो इस चीज को अपन बोलते हैं पैरेलल रैंडम डिच। क्या बोलते हैं? अब या हो सकती है पैरेलल, तो पैरेलल में अपन क्या करते हैं कि ये ऐसी पतली सी नाली बना दी, एक ऐसी बना दी, तो ये क्या हो गई पैरेलल। और है डिच, डिच होती है छोटी छोटी नालियां। एक घर में देखा ना खेत में जहां हम लोग पानी निकलना होता है ऐसे बना देते हैं। ये तो सिंपल सी बात पॉइंट की। एक और दो पॉइंट आते हैं इसके अंदर, एक होता है बेडिंग सिस्टम, एक होता है इंटरसेप्शन सिस्टम। दोनों का पूछा जा सकता है कि ढलान का परसेंट कितना होता है, तब उसको उपयोग में लेते हैं। तो इंटरसेप्शन सिस्टम जो है वो उपयोग में लिया जाता है जब ढलान भूमि का कितना परसेंट हो, कितना परसेंट। और एक होता है बेडिंग सिस्टम। बेडिंग सिस्टम उपयोग में जब उपयोग में लिया जाता है जब ढलान 0.5%। ये बात रही सतह की। इसके अलावा अपन लिख लेंगे, जैसे अभी बताया आपको, कौन सा वाला, पैरेलल डिच सिस्टम या प्रणाली जिसको अपन बोलते हैं। और एक आपको भी कौन सा बताया, रैंडम डिच सिस्टम है ना, या प्रणाली। ठीक है, सिस्टम को क्या बोलते हैं, प्रणाली। ये तो सिंपल सा खत्म हुआ आपका सतह वाला। कौन सा खत्म हुआ? इसमें एक दो तीन चार होते बहुत सारे, गिने चुने मेन मेन जहां से पूछे जा सकते हैं। प्राकृतिक को भी खत्म कर लेते हैं। प्राकृतिक के अंदर अपन क्या लगाते थे, कैसा कौन सा वृक्ष, सफेदा वृक्ष, जिसको अपन क्या बोलते हैं, यूके लिप्टस। अब बात आती है अधोसतह की। अधोसतह में अपन क्या करते हैं, या तो पत्थर से निर्मित संरचनाएं बनाते हैं, या अपन मोल या नाली, मोल को नाली बोलते हैं, जो काली मिट्टी में बनाई जाती है। कौन सी मिट्टी में? या अपन ऐसी नालियां बनाते हैं जो आपको भी इस तरीके से यहाँ फोटो दिख रहा है, जिसमें आपको ये नाली दिख रही है, इसको बोलते हैं हेरिंग बोन। क्या कहते हैं? तो क्या लिखेंगे अपन हेरिंग बोन डालने के बाद, कि ये नाली वहां बनाई जाती है जहां ढलान दोनों ओर हो। क्या हो ढलान? एक कहता है ग्रिडोन, ग्रिडोन वहां बनाई जाती है जहां ढलान किस ओर हो, एक ओर हो। माने ये जो आपको नाली दिख रही है ना, वो वहां ऐसी होगी, मतलब इस तरफ से पानी आपको आता हुआ नहीं दिखेगा, खाली ये संरचना है, ये ग्रिडोन की संरचना है। और हेरिंगबोन की दोनों ओर। एक होती है आपकी डबल मैन पैटर्न, कि इसमें देखो आपसे इधर से भी मूव होके आ रही है, किधर से भी, और फिर दोनों नालियों से बाहर आती है। इसको क्या बोलते हैं, डबल मैन नाली। क्या बोलते हैं? ठीक है। एक होती है मोल नाली, मोल नाली बनाई जाती है काली मिट्टी के अंदर। कहां बनाई जाती है? तो वो क्वेश्चन भी आपसे जनरली ऐसे ही पूछे जाएंगे, तो लिखो एक बार इस तरह। अधो सतह के अंदर भी अलग से पॉइंट डाल के लिख दूंगा मैं ना, इसमें आएगा नहीं। जल निकास।
ये लिखो, 3-4 पॉइंट भी और इसमें ऐड होंगे ना। दोनों ओर ढलान हो किसमें, भूमि में है ना। लिख लिया, ये लिखना है, इसमें 2-3 और ऐड कर देंगे ना। हाँ भाई, शिवशंकर मीणा क्यों पढ़ रहा है अलग अलग से, तो फिर कोचिंग क्यों ली। एक और होती है रोबिन नाली, ऐसा पूछा जा सकता है रोबिन नाली कैसी है, सतही या अधोसतही। तो कैसी है, अधोसतही। और टाइल भी बनाई जाती है टाइल द्वारा। टाइल में अपन क्या करते हैं, जैसे टाइल बिछा देते हैं, उनके बीच में गैप रखते हैं, फसल अवशेष क्या कुछ पटक देते हैं, जिससे पानी आए उन गैप में से होके बाहर चला जाए, है ना। सबसे पहले 1600 कुछ आपके 20 के आसपास फ्रांस में यूज लिया गया था टाइल वाला मेथड सब ड्रेनेज का। यूक्लिप्टस लगा रखे हैं। डन। क्वेश्चन लिखो, निम्न में से, क्वेश्चन लिखो, निम्न में से, टेस्ट में क्या आएगा, सब कुछ आएगा, इरिगेशन वीड पुराना जो भी है। निम्न में से प्राकृतिक जल निकास का तरीका है, निम्न में से प्राकृतिक जल निकास का तरीका है। लिखो ऑप्शन में, हेरिंग बॉल नाली बनाकर, ग्रिडिरॉन नाली बनाकर, सफेदा वृक्ष लगाकर, या रॉबिन नालियां बनाकर। बताओ भाई, कौन सा वृक्ष लगाकर। अब दूसरा क्वेश्चन लिखो, ये निम्न में से अधोसतही जल निकास, निम्न में से अधोसतही जल निकास का, अधोसतही जल निकास का तरीका है।
निम्न में से अधोसतही जल निकास का तरीका है? ऑप्शन रैंडम डिच सिस्टम या प्रणाली, रैंडम डिच सिस्टम या जिसको कहते हैं प्रणाली, नेक्स्ट देखो बेडिंग सिस्टम का उपयोग करके, बेडिंग। नेक्स्ट लिखो टाइलों द्वारा, टाइलों द्वारा। नेक्स्ट लिखो सफेदा वृक्ष लगाकर। क्या भैया? टाइलों द्वारा, है ना। टाइल में या पत्थर में इसमें होता क्या है कि बीच में जगह छोड़ देते हैं और उस जगह में फसल अवशेष कुछ डाल देते हैं, जिससे अपने आप ही पानी फसल अवशेष के थ्रू होता हुआ बाहर जाएगा। अगर नहीं डालेंगे तो कारण क्या है कि मिट्टी कटेगी नहीं, तो फिर वहां से क्या होती है, मिट्टी कटती। ये था आपका बहुत सिंपल सा जलने का। सो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं, पर लिखो सिंचाई जल की गुणवत्ता। सिंचाई जल की गुणवत्ता, सिंचाई जल की गुणवत्ता। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? कहां पर है? तो ये जो आपको यूनिट दे रखी है ये इंडिया के अकॉर्डिंग है, नहीं तो आपको यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उन्होंने अलग अलग रेंज दे रखी है एसी की। ये जो है आपकी कहां से है? सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा है कि यदि ईसी की मात्रा, विद्युत चालकता जो अपन निकालते हैं, विद्युत चालकता निकालने के लिए अपन करते क्या है? ईसी निकालनी कैसे निकाला है? मृदा और जल दोनों का अपन रेशो लेते हैं 1:2 में, है ना। जल का 1 तो मृदा का 2 में, दोनों को अपन बोल देंगे अच्छी तरीके से। बिल्कुल भी उसमें क्या, उसके अंदर आपके पार्टिकल वगैरह दूसरे नहीं होने चाहिए। फिर उसके अंदर अपन क्या करेंगे, ईसी के जो कैथोड है उसके अंदर से डाल देंगे, अपने आप रेंज आ जाती है। सिंपल सा विद्युत चालकता पता चला। विद्युत चालकता ज्यादा होगी यानी कि लवण की मात्रा ज्यादा है। क्या है? लवण की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि जितने लवण होंगे उसमें से विद्युत का प्रवाह उतना ही ज्यादा होता है। ये तो आपने पढ़ा होगा, ओम वाला नियम और वो सब यही तो आते हैं। तो ऐसे ही अगर सामान्य जल है तो इसका मतलब उसकी विद्युत चालकता कितने से कम है? 1.5 से कम है। क्या क्वेश्चन आते हैं ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ऐसे क्वेश्चन या तो मैच ऑफ द फॉलोइंग के रूप में बन सकता है, या बन सकता है कि कम लवणीय जल की ईसी कितनी होती है। तो 1.5 से कम, 1.5 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 10 से ज्यादा। तो कम लवणी कितनी होती है? 1.5 से 3, 3 ऐसे। 1.5 से कम है तो इसका मतलब जल कैसा है? सामान्य है। कैसा है? 1.5 से 3 है तो कैसा है? लवणी तो है लेकिन कम। यहां भी फसल लगा सकते हो, यहां भी फसल लगा सकते हो। 3 से 5 है मध्यम लवणी, यहां भी फसल लगा सकते हो, लेकिन यहां पर आपको वो फसल लगानी होगी जो लवणता के प्रति प्रतिरोधी है, जैसे कि बारले, जैसे कि बारले, जौ। फिर आगे आता है अधिक लवणी यानी कि 5 से 10, और सर्वाधिक लवणी यानी कितना? 10 से ज्यादा। इस तरीके से रेंज मिलेगी आपको। ये तो बात रही किसकी? विद्युत चालकता की। किसकी बात रही? ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, सिंचाई जल की ईसी 1.5 या 1.5 से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसी लैंग्वेज में। ये क्वेश्चन अलग से एरो डाल के पॉइंट डाल के। फिर पूछते हैं बोरोन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए। तो सामान्य जल के अंदर बोरोन हमेशा याद रखो 3 ppm से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आपको सारी रेंज याद हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सबसे अधिक और सबसे कम वाली तो रटनी ही रटनी है। समझ में आ गया? कितने से सामान्य जल है कितना? ये किसमें पर याद रखना? पीपीएम के अंदर। किसके अंदर है? फिर पूछ लेते हैं कि सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो क्या होता है। ये रिचार्ड ने दिया था, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो। सोडियम अवशोषण का जो अनुपात आता है, सबसे पहले पूछा जाता है ये फॉर्मूला, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। आपके AA और NS एग्जाम के अंदर तो फिक्स ही आता है हमेशा।
तो ये सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि आपको वैल्यू दे रखी होती है कैल्शियम की, मैग्नीशियम की और सोडियम की। क्वेश्चन नहीं आता आपको, सिंपल ना फॉर्मूला पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? अगर फॉर्मूला है, वैल्यू दे रखी है तो अपन निकाल सकते हैं। सोडियम की वैल्यू मान लो 2 दे रखी है, कैल्शियम की 2, मैग्नीशियम की तो 2/2 + 2 का नीचे 2 और अंडर रूट कर दो, आंसर आ जाएगा सिंपल सा। यहाँ क्या पूछा जाता है? एसएआर, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो कितने से कम है तो वो आपका जल सामान्य है, 10 से कम। कितना? कोई पर्टिकुलर रेंज नहीं है यहाँ पे, ना पीपीएम की बात करें ना ही परसेंटेज की बात करें। एक आता है रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट, कि आपके मृदा के अंदर रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट कितना है, तो वो दिया था एल्टन ने। किसने दिया था? खोजकर्ता, याद रखना। ये निकालने के लिए क्या करते हैं, इसकी कोई रेंज नहीं होती, ये तो निकालने के लिए करते हैं कि अगर आपकी सॉइल के अंदर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कितने हैं और आपकी सॉइल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम कितना है, तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को जोड़ के क्या घटा देंगे? कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। ये भी फॉर्मूला ही पूछा जाता है, याद रखना। गिना चुना मैटर है इसके अंदर, ज्यादा नहीं है, ज्यादा करोगे तो और ज्यादा, नहीं तो जल की गुणवत्ता तो अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके से है। और सिंपल सा मैटर याद रखो, कम याद रखो, है ना। पर्टिकुलर जो चीज नोट्स में है उसको रट लो अच्छे से, ज्यादा इधर उधर ताका झाकी करने की आवश्यकता मत करना कि इससे भी पढ़ लो, उससे भी पढ़ लो, इससे भी। सबसे ज्यादा मरते हैं ऐसे लोग जो शाणे होते हैं, याद रखना। बता देता हूं मैं आपको, जो शाणे होते हैं सबसे ज्यादा मरते हैं। हम बता रहे हैं फिक्स, हम भी किसी चीज को पढ़ते हैं तो एक पर्टिकुलर फिक्स है कि भाई ये पढ़ना है, एक चीज अच्छे से याद हो जाएगी, हो जाएगा, सुपरवाइजर है, ठीक है। कोई ज्यादा टफ मामला नहीं रहता है। आगे देखो इन बच्चों के भी तो अभी इतने नंबर आ रहे हैं, जेड में भी सिलेक्ट हो रहे हैं, तो उनको फिक्स पता है कि ये मैटर पढ़ना है। इस कोचिंग से ही नंबर अच्छे क्यों आते हैं? क्योंकि जो बहुत टॉपर बच्चा होता है वो शाणा बनने की कोशिश करता है, उसको बनने नहीं दिया जाता कि आप तुझे यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो इसकी गारंटी हम लेते हैं कि भाई नहीं आएगा, आएगा तो किसी को ही नहीं आएगा, तुझे क्यों असर पढ़ना है। तो इसलिए जो मैटर है आपके पास उतना पर्याप्त करो, इधर उधर ज्यादा ताका जाके नहीं करनी। आपको अगर कहीं से ऑब्जेक्टिव मिलते हैं अच्छे, किसी के लिए मना नहीं कर रहा मैं, आपको कहीं से ऑब्जेक्टिव किसी जगह पे मिलते हैं अच्छे, क्या ये मुझे लग रहा है काम के लिए, तो करो, जितना सॉल्व करना चाहे आप करो। आप आपके फोन में भी एग्री क्विज के नाम से बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं 12th लेवल के। आप आपके फोन में भी टेलीग्राम जो है उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, चाहे जीके के या उसके। फोन चलाओ तो जितना चलाओ तो उतना फिंगर टेलीग्राम के क्वेश्चन पे, ठीक है। गूगल पे आप टॉपिक डाल दो, चैट जीपीटी के अंदर गए, सजेस्ट सम नियर बाई अबाउट 100 क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे उस टॉपिक से रिगार्डिंग, विद आंसर, विद एक्सप्लेनेशन, सब कुछ। आजकल डिजिटल का फायदा उठाओ ना, सब कुछ मिलेगा, बैठे बैठे 2 मिनट के अंदर काम हो रहे हैं, और उसका यूज लेना चाहिए। वो यूज तो अपन और ही कहीं ले रहे हैं। ये सिंचाई जल की गुणवत्ता है, लिखो इस पॉइंट को। टाइम हो गया, कल डाल देना, हेडिंग डाल दो खाली सिंचाई जल की गुणवत्ता, जिसमें एक एरो लगा के लिखो। सिंचाई जल की गुणवत्ता, सिंचाई जल की गुणवत्ता को मापने के लिए जल में विद्युत चालकता की मात्रा, बोरॉन की मात्रा, सोडियम की मात्रा, सोडियम इत्यादि की मात्रा, सोडियम इत्यादि की मात्रा ज्ञात करते हैं, जिससे यह पता लगता है, जिससे यह ज्ञात होता है या पता लगता है यह जल सिंचाई हेतु उपयुक्त है या नहीं है। जल सिंचाई हेतु उपयुक्त है या नहीं है। एक बार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा आपके, जनरल साइंस का क्वेश्चन था ना, एलडीसी का जो पेपर होता है ना, तो यूनिवर्सिटी का एक एलडीसी का पेपर था, और सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था कि सिंचाई जल की गुणवत्ता के ज्ञात करने के पैमाने क्या होते हैं, क्योंकि उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमने एग्रीकल्चर से मुझे लगता है सर, और वहां पर इस पैमानों के अंदर ये दे दिया था जिसमें आपके पीएच, ईसी, सोडियम
और एक दो न्यूट्रेंट अलग अलग ऐसे डाल दिए थे, बोरॉन ये सब। और ये जो है वो ऑप्शन में 2 में तो आपके थे, जैसे कि बोरॉन था, विद्युत चालकता था या सोडियम था। एक के अंदर ऑप्शन था आपके अलग से कुछ पोषक तत्व दे रखे थे, सोडियम विनिमयशीलता थी और ये पॉइंट थी, और पीएच भी वही था। तीसरे ऑप्शन में आपके बिल्कुल ही रिलेटेड कंप्लीटली दूसरा पॉइंट था, है ना। तो चौथा ऑप्शन गया था कि 1 व 2। ये एलडीसी का है, बिल्कुल लैंग्वेज से क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है ही नहीं है इससे। क्वेश्चन है लैंग्वेज से, अपन को ही पता होना चाहिए कि सिंचाई जल की गुणवत्ता देखने के लिए उसमें क्या देखते हैं। तो उसके अंदर सारे वो जो हार्मफुल, जो कहीं ना कहीं सिंचाई जल की गुणवत्ता को खराब करते हैं, वो देखे जाते हैं। चाहे वो कैडमियम की बात कर लो, मरकरी की बात कर लो, विद्युत चालकता की बात करो, पीएच की बात करो, ये सारी चीजें किसको बताती हैं? गुणवत्ता को बताती हैं। ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी स्वस्थ है कि नहीं, उसके लिए अपन को क्या पता करना पड़ेगा? सारे अंग है, उनकी जांच होती है, सिंपल सी चीज। ये लैंग्वेज के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए एक लाइन दिखाई है आपको, ठीक है।